स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। वर्क एंड एनर्जी का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में क्या बताया था, वर्क। पार्ट नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी। और जो अगला पार्ट होगा उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जो उसका सबसे अगला पार्ट होगा, जो लास्ट पार्ट है, उसमें पावर। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना, वर्क एंड एनर्जी, और ये इसका क्या है, पार्ट नंबर 3। प्लेलिस्ट में जाके देखना, ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, और कौन सी क्लास है भाई, तो क्लास है 9th। अच्छा, और सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, तो चलो वर्क एनर्जी का पार्ट नंबर 3 है, इसमें क्या बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों सबसे पहले बेसिक बातें देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ना सिंबल दिखाओगे कैसे, पोटेंशियल एनर्जी को तो दिखाओगे P.E से। अच्छा, यहीं पे मैं बोल दूं इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसके नाम में एनर्जी आ गया। मैंने आपको बताया हुआ है कि चाहे वर्क हो चाहे किसी के नाम में एनर्जी हो, उसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल्स। तो क्योंकि इसके नाम में भी एनर्जी आ गया तो इसकी SI यूनिट भी जूल्स होगी, और जूल्स को कैसे दिखाऊंगा, J से। अच्छा, सेकेंड पॉइंट बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो P से पोटेंशियल और P से होता है पोजीशन। P से क्या होता है अपना, पोजीशन। जहां जहां पोजीशन है ना, उसके ब्रैकेट में लिख देना हाइट। अब सुनो, अगर किसी बॉडी के पास हाइट या पोजीशन है ना, तो उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं कहता हूं ये मार्कर देखो, ये मार्कर, ये ग्राउंड से कुछ तो ऊपर है तो इसकी कुछ हाइट है। क्योंकि इसकी हाइट है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जिसके पास हाइट नहीं है उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो अगर इसकी डेफिनेशन होगी तो मैं ये नहीं बोलूंगा, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनर्जी। पहले देखो कैसे लिखेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। और पोजीशन के अलावा मैं और क्या लिख सकता था, हाइट। देखो मैंने क्या बोला, अगर किसी बॉडी के पास पोजीशन या हाइट होगी, अगर किसी बॉडी के पास पोजीशन या हाइट होगी, तो उस पोजीशन या हाइट की वजह से उस बॉडी के पास कोई एनर्जी होगी जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी बॉडी के पास पोजीशन या हाइट होगी, उस पोजीशन या हाइट की वजह से उसके पास एक एनर्जी होगी जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को मैं आसानी में ये नहीं लिख सकता था कि इफ अ बॉडी हैज सर्टेन पोजीशन, और पोजीशन के ब्रैकेट में क्या लिखना था, हाइट। अगर किसी बॉडी के पास हाइट है देन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। तब उसके पास कौन सी एनर्जी है, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे लिख सकता था। अच्छा, चौथा अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, वो है mgh। आपने मसालों का नाम सुना है, mdh, तो d को g से रिप्रेजेंट कर दो, है ना। तो मैंने कहा जो m है वो है मास, और मास किस में रहता है, kg में। जो g है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम इस चैप्टर में क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। ठीक है, और मैं बात करता हूँ h की, तो h है हाइट फ्रॉम ग्राउंड। h क्या है अपना, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। मेरा मतलब है ग्राउंड से आप कितनी ऊपर हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड। और ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किस में आएगा, केजी में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले आप ये सब नोट करो, फिर और कुछ बातें बताता हूं। उसके बाद जब सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पहले ये देखो, ठीक है। तो बच्चों कितने पॉइंट्स हो गए थे, 4 हो गए थे ना। पांचवा पॉइंट देखो इसमें, पांचवें पॉइंट में ना मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा। ये जो mgh फॉर्मूला आया ना, कहां से आया, निकाल के दिखाता हूं। तो पांचवें पॉइंट में मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mdh, mg, d की जगह g, बाकी ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, अब मैं कहता हूं बच्चों देखो कैसे समझेंगे, तो मैं कहता हूं ना ये ग्राउंड है आपका, ये क्या है आपका, ग्राउंड। अच्छा, अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे है तो मैंने कहा मान लो ये बॉडी किस पे है, ग्राउंड पे, तो इसका मास है m, सही है। अब मैं कहता हूं इस वक्त ये जो पोजीशन है ना, ये है इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। क्या इस वक्त, क्योंकि ये ग्राउंड पे है तो इसकी हाइट क्या है, 0।
समझे। अब मैं कहता हूं कि ना ये मान लो मेरा हाथ ग्राउंड है, मेरा हाथ क्या है ग्राउंड, और ये है हाथ पे, तो अभी इसकी हाइट है 0, तो हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो अभी इसकी हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब मैं कहता हूं मैंने अपने इस हाथ से ना इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, किस तरफ, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे, मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, ऊपर, तो क्या जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अपोजिट में लगा रहा हूं। अच्छा, अब मैं कहता हूं मैंने अपने इस हाथ से इस पे फोर्स लगाया, तो इस पे लगी फोर्स। अच्छा, जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया, क्या ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गई, तो मैंने कहा इस पे मैंने अपने हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, उस वजह से ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गई, तो क्या इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गई, इसका मतलब क्या मैंने इस पे वर्क कर दिया, और अगर मैंने इस पे वर्क करा तो वर्क ही तो एनर्जी होती है। अब सुनो मैंने क्या बोला, ये था, तो मैंने ना इसको ग्राउंड से उठाया और अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर देता गया और यहाँ पे आके रुक गया। तो मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर ले जाने में आप इस ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क करते हो ना, वही वर्क इस चीज के अंदर जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा सुनो, ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ग्राउंड से मैंने इसको ऊपर की तरफ ले गया, तो मैं ना इसको जब ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, ग्रेविटी लगती है नीचे, मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो मैं ना अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अब जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मैंने अपने हाथ से इस पे फोर्स ऊपर लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट इसकी ऊपर हो गई, तो क्या मैंने अपने इस हाथ से इस पे वर्क कर दिया, तो मैं कहता हूँ मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, मैं इसको जब ऊपर ले जा रहा हूँ ना, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मैंने इस पे वर्क कर दिया। समझ आ गया। तो मैं कहता हूं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड पे रखा है, अब आप उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर लेके जाते हो, तो ऊपर ले जाने पे आपने उस ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क किया है ना, वही वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसमें स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम बोलोगे भैया अगर आप जब इसको ऊपर ले गए तो आपने इस पे वर्क किया, और वो वर्क आप कह रहे हो भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई, तो भैया अगर एनर्जी है तो दिख क्यों नहीं रही, देखो यहाँ है तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तो ये नीचे की तरफ गिरा, उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे की तरफ गिरा, तो क्या हुआ, मैं जब ऊपर ले गया मैंने वर्क किया, एक पॉइंट पे रुक गया तो वर्क कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैंने इसको छोड़ा ना तो इसमें स्पीड आ गई, और जहां स्पीड आती है वहां काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जब मैं ऊपर ले गया मैंने वर्क किया, रुका, वर्क कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैंने छोड़ा इसमें स्पीड आ गई, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। समझ आया क्या कह रहा हूं, तो इसे समझ लो अच्छे से, है ना। अब यहाँ आते हैं, तो मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, ठीक है। अब मैं इसको ग्राउंड से ना ऊपर ले गया, तो ग्राउंड से ना मैं इसको ऊपर ले गया, और मैं कहां जा रहा हूं, ग्रेविटी रखती है नीचे, मैं जा रहा हूं ऊपर, तो मैं गया अगेंस्ट द ग्रेविटी। मैं कहां जा रहा हूं बच्चों, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अच्छा, अब देखो जब मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर गया ना, तो ये थी इनिशियल पोजीशन, और यहाँ कहीं ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये हो गई फाइनल पोजीशन। अब क्योंकि ये फाइनल पोजीशन हो गई, तो मैंने कहा ये यहाँ से कितनी ऊपर गया, तो मैंने कहा ना मैं इसको h हाइट ऊपर ले गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, h। तो यानी मैं ग्राउंड से ना इसको किसी हाइट पे ले गया। अब क्या हुआ, तो देखो सुनो, ये तो हो गया। अब मैं कहता हूं हुआ क्या, तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जब ये ग्राउंड पे था तो मैं ग्राउंड से इसको ऊपर की तरफ ले गया, तो मैंने इस पे फोर्स किधर लगा दी, ऊपर की तरफ, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुई, ऊपर की तरफ। अब नीचे से कितनी ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया। तो मैं कहता हूं जब मैं इसको ले गया ना, तो मैंने इस पे वर्क क्या किया, तो मैं बोलूंगा वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू अ पॉइंट एट हाइट h अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या बोला मैंने, देखो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इन रेजिंग, सुनते रहो ध्यान से, इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू अ पॉइंट ऑफ हाइट h above द ग्राउंड, और मैं कैसे गया, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये वर्क क्या होगा, तो बच्चों वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप पूछोगे भैया ये क्या दिख दिया, तो मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था ना, तो जब मैं इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ ले जाने पे जो मैंने इस पे वर्क किया है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो वर्क कितना है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे इस पे लगा हुआ फोर्स पता चल जाए और डिस्प्लेसमेंट कितनी है h, भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है h, तो मुझे पता है भैया कि डिस्प्लेसमेंट तो h है, मुझे फोर्स नहीं पता। लेकिन भैया देखो ना, जब आप इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो इस पे ये ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे, तो फोर्स कितनी हो गई, mg। तो यहां से बच्चों फोर्स कितनी हो गई, mg।
और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो मैं कितनी ऊपर ले गया, h ऊपर ले गया। तो वर्क कितना किया मैंने, तो वर्क मैंने किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी थी, mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, h। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh आ गया। अब आप बोलोगे भैया लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना mgh, सुनो, तो जब मैं इसको नीचे से ऊपर दे गया तो जो भी मैंने इसमें वर्क किया वही वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में जमा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या mgh आ गया, क्या mgh आ गया क्या। एक बार और सुनो, सब भूल जाओ, सुनो। मैं कहता हूं कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था, ग्राउंड पे है, पोटेंशियल एनर्जी 0, ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा हूं। दो बात याद रखो। अब मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ उठाया और किसी पॉइंट पर लाके रख दिया। अब मैंने कहा कितनी ऊपर ले गया, तो मैं h ऊपर ले गया, अब मैंने कहा जब मैं इसको ऊपर ले गया ना तो मैंने इस पे कितना वर्क किया, तो वर्क करने के लिए क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो इस पे फोर्स लग रही है mg और इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है कितनी, h हाइट ऊपर गया है। तो इस जो वर्क हो गया क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h। तो फॉर्मूला नहीं बन गया, mgh बना कि नहीं बना, और यही वर्क बाद में क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया ना तो बस आप इतना याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होता है और फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। बाकी ये आपको समझ आया होगा। एक बार और सुन लो, क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था, ग्राउंड से आप उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी किसी पॉइंट पे दे गए, तो जब आप ग्राउंड से इसको ऊपर की तरफ दे गए ना तो आपने इसको ऊपर की तरफ ले जाने में कितना वर्क किया, वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, सही है। तो मैं कहता हूं क्योंकि मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी गया हूं ना, तो कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी का जो पूरा नाम होता है ना वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी एनसीईआरटी में आप देखोगे जहां पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक दे रखा है वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो यही होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का पूरा नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ आया। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के किसी हाइट पे दे गए, उसमें आपने कितना वर्क किया, वही वर्क है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फटाफट आप इस वाले पॉइंट को नोट करो, ये है डेफिनेशन, ये है यहाँ ऐसे आया है फॉर्मूला, ये सब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके आगे का बताता हूं। ठीक है, देखो हेडिंग क्या चल रही थी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में अपने जितने भी पॉइंट्स हो गए ना, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, जो जितने पॉइंट हो गए उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि बच्चों ना यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में ना एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ। पोटेंशियल एनर्जी में ही चल रहा है अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ। जैसे मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ उसी से क्लियर होगा। मैं कहता हूँ ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड, अच्छा, और ग्राउंड पे हाइट कितनी होती है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अच्छा, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, ये है केस 1 और ये क्या है, केस 2। अब मैंने कहा इसको मैं ऊपर की तरफ दे गया और मैं यहाँ तक ले आया, तो ये कितनी हाइट कवर हुई, तो आपने कहा h हाइट कवर हुई। अब मैंने कहा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m इसका मास, g जो नीचे की तरफ ग्रेविटी रखती है वो g, और h क्या, कितनी हाइट गए हो, ये वाला h। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ से ना पहले मैं इसको ऐसे दे गया, फिर मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे दे गया, फिर मैं ऐसे दे गया, फिर मेरा मन कर रहा है ऐसे दे गया, फिर मैं यहाँ दे आया, फिर मैंने कहा ये कौन सा पॉइंट था, ये था आपका इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था आपका, इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा था, इनिशियल। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है बच्चों, ये अपना कौन सा पॉइंट है, तो भैया ये पॉइंट है फाइनल पॉइंट। अच्छा, ये कौन सा है, तो भैया ये भी तो फाइनल पॉइंट है, कैसी बातें कर रहे हो भैया, ये भी फाइनल पॉइंट है। अब मैं कहता हूँ ये बताओ मुझे कितनी हाइट कवर करी, h हाइट कवर करी, तो मैं कहता हूँ इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, क्या उसी को डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी h है, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, h। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, m इसका मास, g नीचे की तरफ लगने वाली ग्रेविटी और h हाइट कवर करा। अब आपने एक चीज नोटिस किया, जब मैं सीधा सीधा गया तब भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और जब मैं घूम घूम के गया तब भी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। तो भैया क्या याद रखना है, यहाँ से अपने को ये याद रखना है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है ना, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है ना, तो मैं किसी भी रास्ते से गया हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होगा।
समझे? अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है ना, तो मैं किस रास्ते से गया हूं उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि उस रास्ते पे जो कि ऑब्जेक्ट गया है। दोबारा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि उस रास्ते पे जिससे ऑब्जेक्ट गया है। क्लियर है? तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी में ये है सब, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, और किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ विच ऑब्जेक्ट follows during motion। दोबारा सुनो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि उस रास्ते पे जिससे ऑब्जेक्ट गया। तो मैंने कहा अगर दो केसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, भले वो कैसे भी रास्ते से गए हो। तो मैं कहता हूं, मैं ना एक बार देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल, तो मैं एक बार इसको सीधा दे दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब मैं ऐसे 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 दे दिया, तब भी इनिशियल और फाइनल सेम है ना, इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए, चाहे मैं ऐसे जाऊं चाहे मैं ऐसे जाऊं। इनिशियल और फाइनल सेम है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। समझ आ गया? समझ आ गया? तो इस वाले पॉइंट को नोट करो, ये भी एनसीईआरटी में है। फिर पोटेंशियल एनर्जी की और बातें बताता हूं। ठीक है, अब बच्चों जितने भी पॉइंट हो गए उसका अगला पॉइंट देखो, सब एनसीईआरटी में गिवन है। अब यहां से ना जो अगला पॉइंट है वो समझाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड। क्या समझाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड। मतलब ना ग्राउंड का क्या मतलब होता है? जैसे भैया आप बहुत देर से समझा रहे हो कि ग्राउंड से ऊपर, ग्राउंड से ऊपर, ग्राउंड से ऊपर, तो भैया ग्राउंड क्या है? ग्राउंड क्या है? अब सुनो सुनो, तुम सब अपने घर में देख रहे हो, तो तुम सब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर कहीं रहते हो, है ना? कोई ग्राउंड फ्लोर पे भी रहता होगा, है ना? कोई बेसमेंट में नहीं रहता भाई। अच्छा, अब मैं कहता हूँ तुम मान लो फोर्थ फ्लोर पे रहते हो, तो तुम्हारा जो फर्श है, तुम्हारे फ्लोर जो है वो भी ग्राउंड है। जो इंसान थर्ड फ्लोर पे रहता है उसका फर्श भी ग्राउंड है। जो इंसान सेकंड फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, बेसमेंट पे रहता है, छत पे रहता है, कहीं रहता है, तो जो उसका जो फर्श है वो भी तो ग्राउंड है। तो मैं कहता हूँ ग्राउंड वो होता है जिसको मैंने माना है। जैसे मैं तुमसे कहता हूं आज से ना मैंने मान दिया कि जो मेरा हाथ है ना वो ग्राउंड है, तो जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड मान दिया ना, तो मैं बोलूंगा ये बताओ इस मार्कर को जैसे ही मैंने इस पे रखा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप पता है क्या बोलोगे? देखो भैया ये ना ग्राउंड पे है और ग्राउंड से इसकी हाइट कुछ नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ये बताओ अगर आपकी हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, और h की जगह क्या आ गया? 0, तो ये पूरा क्या हो गया? 0। अब सुनो, मैं कहता हूं ग्राउंड से क्या मेरी इसकी कुछ हाइट है? नहीं, तो भैया इस मार्कर की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अच्छा, मैं किसी ना किसी फर्श पे तो खड़ा हूं, अब मैं इसको यहीं रहने देता हूं। अब जो मेरा जो फर्श है ना, इमेजिन करो जो मेरा फर्श है जिस पे मैं खड़ा हूं उसको ग्राउंड मानता हूं, तो क्या उस ग्राउंड के हिसाब से इस मार्कर की कुछ हाइट तो है? तो अगर मैं नीचे जिस फर्श पे मैं खड़ा हूं ना, उस ग्राउंड से मैं इस मार्कर को देखूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से इसकी कुछ हाइट है। लेकिन अगर मैं इस ग्राउंड से देखूंगा तो इसकी कोई हाइट नहीं है। समझ आई बात? तो मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी ना ग्राउंड पे डिपेंड करती है, और ग्राउंड वो है जिसको हमने चुना। क्या आपको बात समझ आई? तो मैं कहता हूं आपकी बुक में ना एक येलो बॉक्स बना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वाले पेज पे, उस पे क्या दिखाया कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड या जीरो लेवल जो आप चुनते हो ना उस पर डिपेंड करती है, और जीरो लेवल कुछ भी है जो आप चुन सकते हो। समझ आई बात आपको? तो यही है, ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन ग्राउंड और जीरो लेवल यू चूज। ये बुक में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो जो जहां पोटेंशियल एनर्जी है ना वहीं येलो बॉक्स बना हुआ है, उसमें देखना, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों यहां से ना मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो यहां से एक क्वेश्चन लिखना, डज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, और यहां पे कौन से ग्राउंड की बात करी गई है? चलो, ग्राउंड हैज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे है तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? तो आप बोलोगे देखो भैया सुनो, अब समझो, अब भैया हम तेज हो गए, तो अब आप बोलोगे भैया देखो दो केस बनेंगे। केस नंबर पहला, मैंने कहा ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड,
और इस ग्राउंड पे भैया आपका ऑब्जेक्ट है, इस ग्राउंड पे भैया आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा केस नंबर 1 में भैया, जैसे मैंने कहा ये मेरा हाथ है, ये ग्राउंड है और इस पे ये मार्कर है, तो मेरे हाथ के हिसाब से इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी 0। तो भैया सुनो, अगर ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसा ग्राउंड है जिसपे ऑब्जेक्ट है, तो उसकी कोई हाइट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो मैंने कहा जब ग्राउंड ही आपका 0 लेवल है ना, या रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप देखना शुरू करते हो, तो जब ग्राउंड ही आपका 0 लेवल या रेफरेंस पॉइंट है ना, तो मैंने कहा इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट क्या है, 0। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, mgh, और mg इंटू 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई 0 जूल्स। तो भैया सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ग्राउंड पे है और उसी ग्राउंड को आपने 0 लेवल मान दिया, तो उसके हिसाब से कोई हाइट नहीं होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन भैया देखो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है भैया कि ना, मान लो कि ना, जैसे मान लो कि ये मार्कर जो है, ये मार्कर जो मेरे हाथ पे है, तो मेरा हाथ ग्राउंड है, लेकिन जिस फर्श पे मैं खड़ा हूं वो भी तो ग्राउंड है। तो अगर मैं इसको अपने हाथ के रिस्पेक्ट से देखता हूं ना, तो कोई हाइट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को अपने जो नीचे मेरे जो फर्श है उसके रिस्पेक्ट से देखता हूं, तो फर्श से इसकी कुछ हाइट तो है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं कहता हूं यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे ये अनदर ग्राउंड है। तो अब जो ये वाला ग्राउंड है ना, इस केस में आपने इसको माना है रेफरेंस पॉइंट, इसको क्या माना है, रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट या फिर 0 लेवल। अब मैंने कहा अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखता हूं तो क्या यहाँ पे कुछ हाइट है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हाइट है तो इसकी तरफ इसकी जी कहाँ रखती है, नीचे। तो मैंने कहा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mg, और ये कितनी हाइट है, h। तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल होगी। तो मैं बोलूंगा कि देखो, कभी क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे है, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो आपको कहना है सुनो, पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के लिए ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे होना चाहिए, और ग्राउंड वो है जिसे हमने चुना। तो जिस ग्राउंड पे आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसी को 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मानते हो तो पक्का 0 होगी। लेकिन जिस ग्राउंड पे आपका ऑब्जेक्ट है उसके अलावा किसी और नीचे वाले को मान देते हो तो हाइट है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। समझ आ गया? इसे नोट करो, आगे बताता हूं। अभी तक हमने जितना समझा है उसको समझने के बाद अब हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हम इसके क्वेश्चंस करें, क्योंकि फिजिक्स इज नथिंग विदाउट इट्स कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स। समझ आई आपको? तो जितना भी हमने सीखा है ना, उससे हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी से आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ से मैं क्वेश्चंस बताना शुरू करता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सीबीएसई, पीवाईक्यूज, कुछ एक्स्ट्रा सारे बता रहा हूँ, सुनो। तो सबसे पहले बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने उठाए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। कौन सी बुक से? एग्जाम्पलर, एग्जामिनर की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अच्छा, तो इसके ना 2 क्वेश्चंस उठाए हैं जो मुझे लगता है बताने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा, एक डैम जो बांध होती है उसमें पानी होता है, तो उस पानी में कौन सी एनर्जी है? तो सुनो, डैम जो होता है, डैम, मैंने कहा ये डैम है, ये डैम है, तो ये डैम का अपर सरफेस है और ये ग्राउंड सरफेस है। तो यहां से यहां तक पानी भरा होता है क्या? पानी भरा होता है। अब मैंने कहा पानी ऊपर भी तो है, तो क्या पानी की, सुनो, क्या पानी की ये जो पानी है, ये जो ऊपर पानी है, क्या वो ग्राउंड से ऊपर है क्या? सुनो, जो डैम का पानी है क्या वो ग्राउंड से ऊपर है? तो पानी के पास क्या हाइट है, और जिसके पास हाइट होती है उस पर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये कहना चाहिए था, सिंस वाटर इन डैम हैज सम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से अगर कंपेयर किया जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हमने ग्राउंड से कंपेयर किया तो उसकी कुछ हाइट है, और जहां पे हाइट होती है तो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में था, ये आंसर होगा, सही है। अब इस पे आओ, एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल्ड रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। सपोज एक कार है, तो एक कार बने, देख रहे हो, यहां बनाता हूं शीशे, ठीक है, ये है टायर इसके, अब ये इस तरफ जा रहा है, तो इसकी ना सपोज मैं कहता हूं इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। सुनते रहो बस, मैं कह रहा हूं। अब क्या हुआ ना, थोड़ी देर बाद आगे गया और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या बोला कि जब इसमें एक्सेलरेशन आया तो मैंने क्या देखा, जो इसकी नई वेलोसिटी है ना वो पुराने वाले से 4 गुना है क्या? 40 10 से 4 गुना है क्या? तो यही तो बोला गया है कि जो उसकी जो वेलोसिटी है ना वो पुराने वाले की 4 गुना हो गई। जो उसकी वेलोसिटी है वो पुराने वाले की कितनी गुना हो गई? 4 गुना, ये बोला गया। तो ये बताओ, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ये जो 10 से 40 हुई, ये जो 1 से 4 हुई, ये जो 4 गुना हो गई, इस केस में इस कार की पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ?
इस कार की पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ। तो आपको ये आंसर देना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है mgh। कुछ भी हो जाए, कार का मास चेंज होता है क्या जी चेंज होता है? तो मास और जी तो कभी चेंज नहीं होते, हमेशा क्या चेंज होता है? हाइट। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में क्या तुम्हें हाइट के बारे में कुछ दिया हुआ है? नहीं। तुम्हें क्या बोला कि उसकी स्पीड बढ़ गई, तो मेरे भाई उसकी स्पीड बढ़ गई ना, हमें तो स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है हाइट से। पोटेंशियल एनर्जी में हाइट आता है और पूरे क्वेश्चन में हाइट के बारे में कुछ नहीं कहा, स्पीड के बारे में कहा है, तो इसका मतलब हाइट भी कांस्टेंट है। तो इसमें ना आपको वेलोसिटी के बारे में बताया है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में तो वेलोसिटी आती ही नहीं। तो यानी इस क्वेश्चन में भी भले स्पीड बढ़ गई, कुछ भी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाइट डज नॉट चेंजेस। तो यहां से आपको दिखना था एज h यानी हाइट डज नॉट चेंजेस, द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई हमें स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट चेंज होनी चाहिए और हाइट तो चेंज ही नहीं हुई। अब चाहे आप स्पीड को 40 करो, 400 करो, 4000 करो, मुझे क्या मतलब, हाइट नहीं चेंज हुई ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्चुअल समझ गए? जो भी हमने सीखा है उससे ना एक मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब मैं आपको कराता हूँ 2 मार्क्स के कैसे आते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पलर के थे। अब जो मैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो आपकी एनसीईआरटी बुक के होंगे। तो फटाफट इसे नोट करो, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको आपकी एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या है? एग्जाम्पलर के एमसीक्यू टाइप 1 मार्क्स में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये जो है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल नंबर 5, एक एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक का। अच्छा, तो भाई यहाँ पे मेरे को 5 यहाँ 6 दिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर हो गया। पहले 5 वाले को करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 को। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एनर्जी बताओ। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन यही आएगा आपसे ना, जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो यहां से उसने क्या पूछा है? एनर्जी। तो ना मैं साइड में लिख देता हूं कि मेरे से क्या पूछा जा रहा है, एनर्जी। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, तो भैया मास कितना है अपना 10 kg। अच्छा, और यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू उसने बोला है कि कितना रखो, 9.8। तो यहाँ से जी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, देख देना। और हाइट कितनी है, 6 मीटर। अब बच्चों सुनो, आपको निकालनी है एनर्जी और आपको पता है mgh। बच्चों एनर्जी का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें mgh तीनों आते हैं? पोटेंशियल ही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ही तो पूछा होगा, सोचो। तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो मास कितना है 10, g कितना है 9.8 और h कितना है 6। तो 10 × 6 60 × 9.8। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आएगा, इस 0 से ये 0 जाएगा, तो 6 × 98। तो 8 6 48 और ये आएगा। तो बच्चों आंसर आएगा आपका 588 जूल्स, यानी पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आ गया, 588 जूल्स। तो देखो इस क्वेश्चन में ना मैंने क्या समझा, एनर्जी पूछा था और मेरे को mgh दे रखा है। तो एनर्जी का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें mgh आता है? पोटेंशियल आता है, यानी पोटेंशियल ही तो पूछा होगा, समझ आया? तो ये अच्छे से नोट करो, ठीक है। अब ऑल टाइम चाहिए तो मैं हट रहा हूं, वीडियो पॉज करके देखो फिर इसको देखना, ठीक है। आ जाओ एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 6 को देखते हैं। कह रहे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg। तो भैया मास कितना है 12 kg। अच्छा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 480 जूल्स। अब आप बोलोगे भैया एग्जांपल नंबर 6 तो बहुत बड़ा है। अरे मेरे भाई मैंने मेन चीजें लिख दी, क्वेश्चन जगह थोड़ी कम है ना, समझो। क्वेश्चन तो बुक में भी देख सकते हो, यही क्वेश्चन यही है कि मास है 12 kg, पोटेंशियल एनर्जी है 480 जूल्स और आपसे क्या पूछा है, क्या बता दो, हाइट बता दो। क्या बता दो, हाइट बता दो। तो मैंने कहा इस पूरे क्वेश्चन में जी को ना 9.8 रखने को नहीं कहा, तो मैं 10 रख देता हूँ, चलता है इतना। तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी है 480, मास कितना है 12, g कितना है 10 और h ही तो निकालना है भाई, h ही तो निकालना है। तो बस ठीक है, ये हो गया 480, 12 × 10 हो गया 120 × h। अब मैंने कहा 120 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो 480 के नीचे आ गया 120 और ये किसकी वैल्यू है, h की। 0 से 0 कटा, 12 1 × 12, 12 4 × 48। तो बच्चों मेरे को ये बताओ हाइट कितना आ गया 4। और मैंने कहा था हाइट हमेशा आना किस में चाहिए था, मीटर्स में। तो आगे क्या लगा दिया अपन ने, मीटर लगा दिया, समझ आया? तो ऐसे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 2 मार्क्स के अच्छे क्वेश्चन है। अब मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में 2 मार्क्स के और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 2 और क्वेश्चन है वो कराता हूं, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज पे आओ और उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 यही है, देखना। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे 2 मार्क्स के अच्छे क्वेश्चन है। देखो भाई
थोड़ी सी जगह की कमी है, समझो बात। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ना जिसको आपने ग्राउंड पे फेंक दिया, अच्छा वो क्या है, वो मूव करता है, मतलब देखो जैसे मैंने कहा फ्लोर है तो मैंने मार्कर को ना फ्लोर पे फेंक दिया, फ्लोर पे फेंक दिया, तो जब इसका मोशन स्टार्ट हुआ तो इसका इनिशियल पॉइंट भी फ्लोर पे था और घूमते 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 कभी तो रुकेगा। जैसे मैंने कहा ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, तो ये हॉरिजॉन्टल पाथ है, ये कैसा पार्ट है, हॉरिजॉन्टल, ये है, इसको मैंने फेंक दिया भाई। तो देखो ये इसने यहां से चलना शुरू किया और यहां पे खत्म कर दिया, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी इसी फ्लोर पे था, इसका फाइनल पॉइंट भी इसी फ्लोर पे है, तो क्या इसने कुछ ऐसे ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट करी, नहीं करी ना। तो मैंने कहा इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है ना वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब होता है तब इंसान की कोई हाइट नहीं होती, और क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है तो क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कह रहा है देखो एक हमें ना पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इस वाले लाइन को पकड़ना था, इनिशियल एंड फाइनल पाथ लाई ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने कहा सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लोर, और इसी को क्या बोल दिया, ये क्या है, ग्राउंड है। अच्छा मैंने कहा इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पे था, ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पे था, यहां पे, घूम घूम के यहां पे आ गया, तो फाइनली भी कहां पे है, यहां पे। अब मुझे एक बात बताओ, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई सही है, लेकिन क्या उसकी कुछ हाइट कवर हुई, कोई हाइट कवर नहीं हुई, तो इस केस में हाइट क्या है, 0। अब आपसे पूछा वर्क बताओ, तो बच्चों ये बताओ जो वर्क होता है क्या उसका एक फॉर्मूला होता है mgh। अब आप बोलोगे भैया ये कब बताया, तो सुनो मैंने क्या बोला था, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूं तो उसका वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh आया था तो पोटेंशियल एनर्जी से पहले वर्क का फॉर्मूला नहीं आया था mgh। तो मैंने कहा कि चाहे ना आपको क्वेश्चन में वर्क पूछा हो चाहे एनर्जी पूछा हो, लेकिन ना अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन करना कैसे। जैसे मैंने जब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ा ना तो इस वादे से सिर्फ मुझे ये समझ में आया कि हाइट क्या होगी, 0, और मेरे से क्या पूछा, वर्क। अब मेरे को ना रिलेशन बिठाना था वर्क हाइट, वर्क हाइट, हाइट दे रखी है वर्क पूछा है, हाइट दे रखी है वर्क पूछा है, हाइट दे रखी है वर्क पूछा है। तो मैंने कहा वर्क के जो इतने सारे फॉर्मूले हैं उसमें वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइट होती है, तो मैंने कहा mgh ही होता है ना। तो ऐसे सोचा मैंने कहा हाइट कितनी है, 0, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, सुनो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh, जहां पे h क्या हो गई, 0, तो mg और h की जगह 0। तो क्योंकि ये 0 है तो ये पूरा 0 नहीं हो गया, तो आगे जो इस केस में जो वर्क आएगा वो आएगा 0। और ये बताओ आंसर किस में आता है, जूल्स में। तो ये जो अपना वर्क है वो किस में आएगा बच्चों, जूल्स में आएगा। समझ आया क्वेश्चन। दोबारा सुनो, इस पूरे क्वेश्चन में ना हमने कहा कि इनिशियल और फाइनल वो दोनों ग्राउंड पे ही था, तो हाइट 0 है, वर्क पूछा है, हाइट 0 है, वर्क पूछा है। वर्क का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइट आता है, mgh, तो h को 0 रखा, वर्क भी आ गया 0, यही पूछा था। इस पे आओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसलिए साथ में रखा है। इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे ना बुक में तो उसमें भी ना यही बात लिखी हुई है कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ना वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होगी तो हाइट कितनी हो जाएगी, 0। सेम ऐसी क्वेश्चन है सेम। तो मैंने कहा वर्क पूछा है, अब वर्क का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइट भी आता है m भी आता है, तो मैंने कहा भैया देखो mgh ही तो है, तो मास कितना दे रखा है 10, g की वैल्यू, अच्छा g कितनी होती है, तो भाई g को तो 10 रख दो, यहाँ पे कितना रखा 10, लेकिन h क्या हो गई 0, क्योंकि h 0 हो गई तो वर्क फिर से कितना आ गया 0 जूल्स। तो क्या आपको ये दो क्वेश्चन समझ आए, फटाफट नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जितने पॉइंट्स आने चाहिए थे आपको सब बता दिया, फॉर्मूला कैसे आया बता दिया, फिर मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक मार्क्स में करा दिए, एग्जाम्पलर के 2 क्वेश्चन। फिर मैंने कहा 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन कराए, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5। अब आगे चलते हैं, अब मैंने कहा 3 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन आएगा, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 19 देखना। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को 100% क्लियर करता है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना ये है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और ये पक्की बात है 3 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले कह रहा है एक बॉल है जिसको ना 10 मीटर की हाइट से फेंक दिया, तो सुनते रहो, एक बॉल है तो इस बॉल का कुछ मास होगा, उसको नीचे फेंका, नीचे, और कितनी मीटर की हाइट से नीचे फेंका भाई, 10 मीटर की हाइट से। यही है इनिशियल केस, तो ये था इनिशियली।
अब क्या हुआ, सुनो यार, इतना कॉमन सेंस लगाओ। सपोज ये ग्राउंड है और बॉल आई, तो बॉल इससे टप्पा खा के फिर ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं इतनी ऊंचाई से बॉल को फेंकूंगा ना, तो टप्पा खाने के बाद इतनी ऊंचाई नहीं जाएगी, थोड़ी नीचे जाएगी। टप्पा खाने के बाद और नीचे और नीचे और नीचे, ऐसे होता है। तो इसका मतलब जब बॉल टप्पा खाती है ना, तो उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, तभी तो वो उतनी ऊपर नहीं जा पाती। तो वही उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक बॉल है जिसको 10 मीटर की हाइट से फेंका आपने, ठीक है। अब ना जब ये बॉल ग्राउंड से टकराती है ना, तो उसकी 40% एनर्जी खत्म हो जाती है। एनर्जी रिड्यूसेस बाय 40%। जब ये बॉल ग्राउंड से टकराती है तो उसकी 40% एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा, आगे उसने कहा है कि 40% एनर्जी खत्म हो गई। अब उसके बाद ये है केस टू। इसमें क्या है कि ये जो बॉल है ये फिर से ऊपर जाएगी। भाई देखो, ये बॉल है, टकराई, फिर ऊपर नहीं गई। तो जब ये बॉल ऊपर से आके टकराई तो ये था पहला केस, और जब ये टप्पा खा के ऊपर गई तो ये है दूसरा केस। समझे आप? समझे? आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हाउ मच हाई कैन द बॉल बाउंस बैक। क्वेश्चन है कि 10 मीटर की हाइट से तुमने बॉल को नीचे फेंका, तो बॉल ग्राउंड से टकराई और टकराते ही उसकी 40% एनर्जी खत्म हो गई। अब जो बची हुई एनर्जी के साथ जब ये ऊपर गया, तो 10 मीटर से गिरा था, अब कितनी ऊपर जाएगा? तो 10 मीटर की हाइट से तुमने बॉल को फेंका, टप्पा खाने के बाद अब वो कितनी मीटर ऊपर जाएगा, ये है क्वेश्चन। 10 मीटर की हाइट से हमने बॉल को फेंका, जब वो नीचे गिरा तो ग्राउंड से टकराते ही 40% एनर्जी खत्म हो गई। जो बची हुई एनर्जी थी उसको देके बॉल फिर ऊपर गया, लेकिन 10 मीटर तक नहीं जा पाया, किसी हाइट तक गया। तो कितनी हाइट तक गया? तो बॉल टप्पा खाने के बाद कितनी ऊपर गया, ये क्वेश्चन है। समझ आई? पढ़ लो आराम से, ठीक है। कह रहे अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर से फेंका, टकराने के बाद 40% एनर्जी खत्म हो गई, तो टप्पा खा के वो कितनी ऊपर जाएगा? हाउ मच हाई कैन द बॉल बाउंस बैक, यही है ना क्वेश्चन, बाउंस बैक, विवेक बिंद्रा, है ना। तो चलो इसको करेंगे कैसे? तो भाई सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले इनिशियली क्या क्या गिवन देखो, गिवन। तो मैंने कहा क्या मुझे बॉल का मास पता है? नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं दैट मास ऑफ बॉल जो है ना वो है m kg। अच्छा, क्या मुझे हाइट पता है? तो कितनी हाइट है? तो हाइट है 10 मीटर। और क्या इस पूरे क्वेश्चन में g की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो g को कितना रख रहा हूं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इतना ही पता है। अब मैंने कहा ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या कहीं पोटेंशियल एनर्जी बोली है, सिर्फ एनर्जी बोली है? तो भैया सिर्फ एनर्जी बोली है, तो एनर्जी कौन सी वाली? तो मेरे भाई एक बात बताओ ना, ये देखो m, ये देखो g, ये देखो h। mgh से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आएगी कितनी? mgh। मास तो m ही है, g 10 है और हाइट भी कितनी है? 10। तो 10 × 10 100, और ये है m। तो 100 m जो है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आई, और ये किस में आई? जूल्स में। तो बच्चों इस बॉल के पास कितनी एनर्जी थी? 100 m जूल्स एनर्जी थी, जहां m इसका क्या है? मास। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि 100 जूल्स एनर्जी थी, मान लो 100 जूल एनर्जी है, सही है। अब मैंने कहा टकराने के बाद 40% एनर्जी खत्म हो गई, तो 100 में से 40 कम हो गए तो 60 तो बचे। भाई सुनो, 100 थी तुम्हारे पास, तुम ग्राउंड पे गिरे, ग्राउंड पे गिरते 40 खत्म हो गई, तो 60 नहीं बची। तो 100 थी, ग्राउंड पे गिरते 40 खत्म हो गई, तो जो बची हुई 60 है उसी को देके तो वापस ऊपर जाओगे। समझे? 100 थी, ग्राउंड से टकराए, 40 खत्म हो गई, तो जो बची हुई 60 है उसी को तो लेके ऊपर जाओगे। तो जब तुम ऊपर जा रहे हो तो बची हुई एनर्जी से ही तो ऊपर जा रहे हो। अरे हाँ ना, तुम्हारे पास 100 एनर्जी थी, ग्राउंड से टकराती, 100 में से 40 खत्म हो गए, तो जो बची हुई 60 है उसी से तो तुम ऊपर गए, और तुम्हारे पास एनर्जी आई कहां से? तो मैंने कहा टोटल एनर्जी ये थी। अब आफ्टर स्ट्राइकिंग, जैसे ही ग्राउंड से टकरा गए, जैसे ही ग्राउंड से टकराए, तो कितनी % एनर्जी का लॉस हो गया? 40% एनर्जी का क्या हो गया? लॉस। तो मैंने कहा कितनी एनर्जी बची हुई है? तो मैंने कहा आफ्टर स्ट्राइकिंग ग्राउंड से टकराने के बाद कितनी % एनर्जी का लॉस हो गया? 40% एनर्जी का लॉस हो गया। अच्छा, अब ये बताओ 100 थी, 100 में से 40%, तो भाई जो 100 होता है ना उसका 40% 40 होता है। तो मैंने कहा अब कितनी एनर्जी बची हुई है? कितनी एनर्जी बची हुई है? तो रेस्ट ऑफ एनर्जी बची हुई एनर्जी, रेस्ट ऑफ एनर्जी कितनी है? तो मैंने कहा तुम्हारे पास 100 m एनर्जी पहले थी, 100 में से 40 चले गए, तो 100 में से 40, और यहाँ पे m है ना, तो यहाँ पे भी m लगाओ, तो 100 में से 40 चले गए, तो क्या अभी तुम्हारे पास 60 m एनर्जी बची हुई है क्या?
और ये जो 60 एनर्जी बची हुई है, क्या इसी को देके तुम वापस ऊपर जाओगे? 100 थी, टकराने के बाद 40 चली गई, तो जो बची हुई 60 है क्या तुम इसी से ऊपर जाओगे? हाँ भैया। तो मैंने कहा ये कौन सा केस है जिसमें तुम ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जाने के लिए एनर्जी कहां से आई? वो पिछले वाले केस में जो एनर्जी बच गई, क्या उसी से ऊपर जाऊंगा? यानी जो ये वाला केस है बाउंस बैक का, ये वाला जो केस है बच्चों बाउंस बैक का, इस बाउंस बैक में ना मेरे को एनर्जी पहले से ही पता है और वो एनर्जी होगी 60 m। एनर्जी कितनी होगी? 60 m। आपने कहा कैसे? 100 थी, टकराने के बाद 40 खत्म हो गई, 60 बची, उसी 60 से तो ऊपर गया। तो 100 थी, टकराने के बाद 40 खत्म हो गई, 60 बची, उसी 60 से तो ये ऊपर गया। समझे? तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है? 60। अच्छा, एनर्जी कितनी है भाई? 60। अच्छा, अब एनर्जी तो पता है, बॉल का मास m ही है, g की वैल्यू कितनी है? तो g की वैल्यू तो 10 ही है ना। और ये कितनी ऊपर गया, क्या मुझे यही निकालना था? तो यहाँ से मुझे h निकालना था। तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और इस केस में एनर्जी कितनी बची हुई है? 60। तो 60 और आगे क्या है? m। यहाँ पे है m, g की वैल्यू है 10 और हाइट मुझे निकालनी थी। m से m कट गया, इससे ये कट गया, तो हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर। इसका मतलब जब आपने एक बॉल को 10 मीटर की हाइट से नीचे फेंका तो टकराने के बाद उसकी 40% एनर्जी खत्म हो गई, तो 60% एनर्जी के साथ जब वो ऊपर गया ना, तो आया तो 10 मीटर से था, लेकिन टकराने के बाद वो 6 मीटर ही ऊपर जा पाया। क्यों? क्योंकि 40% एनर्जी खत्म हो गई और बची हुई 60% से ही ऊपर गया। समझे? तो ये था बच्चों अच्छा क्वेश्चन। एक बार और समझाता हूँ, सुनो। एक बॉल था जो कि 10 मीटर की हाइट पे था, जैसे ये नीचे गिरा ना, नीचे गिरते ही उसकी 40% एनर्जी खत्म हो गई, तो 60 बची, उसी 60 से ये ऊपर गया, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी? 60। मास कितना? m, g कितना? 10। कितनी ऊपर गया? तो h। तो यहाँ पे रख दिया 60 और यहाँ से h निकाल दिया। समझ आया? तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था और ये आ सकता है 3 मार्क्स में। ठीक है, अगर आपका एग्जामिनर पेपर को टफ बनाना चाहेगा ना, तो वो ये क्वेश्चन देगा। क्यों? और ये बहुत आने के चांस क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ठीक है, फटाफट नोट करो। अभी तक जितना बताया उसके आगे देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट का। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है, देखो न्यूमेरिकल्स उतने ही बन सकते थे और उसी में से एक आएगा। समझे? तो उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब सुनो, मैंने कहा और क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आएगा जैसे ना आपको ना कभी ये पूछ देगा कि भाई जो रबर बैंड है ना, रबर बैंड, उसमें पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कैसे चेंज हो रही है? जो ये जो स्प्रिंग या जो स्लिंकी है, जो स्प्रिंग वगैरह है, उसमें एनर्जी कैसे चेंज हो रही है? और आपसे क्वेश्चन आएगा कि ना ये जो है, ये आएगा एरो एंड बो, ये जो तीर धनुष होते हैं ना, तीर धनुष, उसमें एनर्जी कैसे चेंज हो रही है? तो सुनो ध्यान से सुनना। मैं कहता हूँ एक रबर बैंड है, तो इमेजिन करो भाई मेरे पास एक रबर बैंड है। तो रबर बैंड वो नहीं होता, अरे जो लड़कियां लगाती है बालों में, लड़कियां तो रिलेट कर पा रही होगी। तो जो रबर बैंड है, तो मैंने कहा रबर बैंड है, तो उसका एक कोना मैंने पकड़ा हुआ है और एक कोने को मैं खींचता जा रहा हूँ। तो ये बताओ, क्या मैं इस तरफ इस रबर बैंड पे फोर्स लगा रहा हूँ, और जब मैं इस तरफ इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रही है। इसका मतलब मैं इस रबर बैंड पे वर्क कर लूँ। अब सुनो, जैसे ही मैंने रबर बैंड पे वर्क किया और मैं एक जगह जाके रुक गया, तो वही वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो गया। सही है। और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो वो वापस आएगा ना, यानी उसमें मोशन आ गया, तो क्या वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई क्या? है ना? तो बस मैं ये नहीं कह सकता व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड, we do work on the rubber band. This work gets converted into the potential energy and stored inside the rubber band. Once we release the stretching, the rubber band follows motion, and due to this motion, the potential energy of the rubber band that gets converted into kinetic energy. कह सकता हूँ? तो कैसे दिखाऊंगा? जो रबर बैंड है ना, जो रबर बैंड है, इसको आपने क्या किया? स्ट्रेच किया। तो जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया ना, आपने इस पे वर्क कर दिया। आपने उस पे क्या कर दिया? वर्क डन ऑन रबर बैंड। अच्छा, जैसे आपने वर्क किया ना, ये वर्क इसमें किस फॉर्म में जमा हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क स्टोर्ड इन रबर बैंड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया, वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो मोशन में आ गया, तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो गया क्या? जहां मोशन हुआ काइनेटिक। तो यहां लिख दो व्हेन रिलीज्ड, जैसे आपने इसको छोड़ दिया तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, और जो रबर बैंड है वो मोशन में आ गया। रबर बैंड किस में आ गया? मोशन में। तो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। अच्छा, अब अब देखो, ये ना पहला एग्जांपल था और आपकी बुक में ना एक्टिविटी 10.8 में दे रखा है ये सब। समझे? अब मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं जो कि बहुत कॉमन है, वो है स्प्रिंग या स्लिंकी का। अब सुनो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग, या तो मैं स्प्रिंग को खींच सकता हूं,
या तो मैं उसको दबा सकता हूँ। जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा और छोड़ूंगा तब वो इस तरफ जाएगा, और जब मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा और छोड़ूंगा तब इस तरफ जाएगा। तो चाहे मैं उसको स्ट्रेच करूं, चाहे मैं उसको कंप्रेस करूं, क्या मैं उस पर वर्क करता हूं, और जैसे मैं उस पर वर्क करता हूं वो वर्क क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई? तो मैं क्या दिखाऊंगा, जो स्प्रिंग है व्हेन स्ट्रेच्ड, या तो आप उसको स्ट्रेच कर दो या तो आप उसको कंप्रेस कर दो, दोनों केस में हम उस पर क्या करते हैं, वर्क डन, और यही वर्क डन उसकी क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने उसको रिलीज किया, व्हेन रिलीज्ड, जैसे हमने उसको छोड़ा वो किस में आ गया, जो स्प्रिंग है या जो स्प्रिंग है वो किस में आ गया भैया, मोशन में आ गया। और मोशन में कब आता है, तब आता है जब पोटेंशियल कन्वर्ट होता है काइनेटिक में। कितनी बार बताए हैं, पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक में। समझ आई? तो ये दूसरा एग्जांपल है। एक तीसरा देख रहा हूं, तीर धनुष, जय श्री राम। तीर धनुष वाला क्या एग्जांपल है, मैंने कहा तीर है, सपोज बजट थोड़ा कम है ना, तो मान लो ये समझ जाओ ना यार, तीर है, मतलब तीर थोड़ी होता है, धनुष है, धनुष, और ये तीर है। तो मैंने कहा जब मैं धनुष के धागे को पीछे खींचता हूँ तो तीर भी पीछे आता है। तो क्या मैं पीछे की तरफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगा रहा हूँ, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूँ, वो वर्क उस धागे में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो गया। और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, मैं इसको जितनी पीछे खींचूंगा ये तीर उतनी तेज जाएगा, यानी मैं इस पर जितना वर्क करूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी से वो तीर चला जाएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पे क्या देखूंगा, जब मैं उस बो की, वो जो तीर है ना उसकी जो स्ट्रिंग है, जब मैं उसको स्ट्रेच करूंगा तो उससे क्या होगा, मैं उस पर क्या कर रहा हूं, वर्क डन, और वही वर्क डन उसकी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस स्ट्रिंग को मैंने छोड़ दिया, व्हेन स्ट्रिंग रिलीज्ड, जब आप इस स्ट्रिंग को छोड़ दोगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में, और काइनेटिक में हो जाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी देके वो जो तीर है ना वो चला जाएगा। तो by this kinetic energy the arrow flies, जो एरो है ना वो फ्लाई करेगा। समझ आई आपको? तो जितनी पीछे खींचोगे उतना वर्क करोगे, और जितना वर्क करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में ना 9th में जितना आप पढ़ाने का था वो इतना ही है। आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा। समझ आई बात? लेकिन भाई ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत रिसर्च करी है, मैंने ढूंढा है कि क्या आता है क्या नहीं आता, एनसीईआरटी में क्या दिया है क्या समझाना है, एग्जाम्पलर में क्या दिया है क्या समझाना है, किस टाइप की एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं किससे नहीं आते। तो ये मोस्ट रेलिवेंट वीडियो है अभी पूरे यूट्यूब पे, ठीक है? तो आप इसे देखिए, बताइए कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ देते हो ना तो टोटल एनर्जी होती है जो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो सब समझाऊंगा। और जो उसकी नेक्स्ट आएगी उसमें पावर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है? तो दो वीडियोस अभी और आएगी, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आएगा, जल्दी वेट करो। फटाफट इसे देखना आप अच्छे से, और बताना आपको कैसी लगी। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।